नमस्कार। साहित्य साधक मंच बेंगलुरु के इस ऑनलाइन पटल पर आज का ये विशेष आयोजन एक साहित्यिक उत्सव है। साहित्य साधक मंच बेंगलुरु की एक अग्रणी साहित्य संस्था है जो पिछले तकरीबन 15 वर्षों से निरंतरता के साथ मासिक काव्य गोष्ठियों और अन्य साहित्यिक समारोहों का आयोजन करती आ रही है। इसी कड़ी में आज इस मंच से डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी की प्रथम काव्य कृति अंतर्मन के मोती का लोकार्पण होने जा रहा है। साहित्य साधक मंच के लिए ये अत्यंत हर्ष और गौरव का अवसर है। मित्रों, आज के इस कठिन दौर में जहां अनिश्चितता, निराशा और एक अनकहे भय से मनुष्य आक्रांत है, बहुत आवश्यक है कि हम अपने अंतस में झांकें और उस प्रकाश पुंज का साक्षात्कार करें जो हमारी आत्मा का प्रकाश है। डॉक्टर मंजू गुप्ता एक ऐसी ही सुदीप्त और समर्थ कवयित्री हैं। इनके भावों की अभिव्यक्ति में उनकी वर्षों की साधना और संयम का असर साफ परिलक्षित होता है जब वो कहती हैं, जीवन के रीते पन्नों पर प्यार भरी भाषा लिख दो, सूख गए इस मन उपवन में साहस खिलने की आशा लिख दो, टूट के बिखरे छंदों को तुम साहस की सुतली से बांधो, खोए हुए राग गीतों में सुर की परिभाषा लिख दो। डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी की ये पंक्तियां मैं अब हमारे सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे साहित्य साधक मंच के अध्यक्ष ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, मुख्य अतिथि जनाब मिलनसार अतहर अहमद जी और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अंतर्मन के मोती की लेखिका डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी से भी अनुरोध करती हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज का दिन तो डॉक्टर लता गुप्ता जी का दिन है। हम आज के लोकार्पण कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मंजू गुप्ता की लेखनी से ये पंक्तियां निकली। चारों दिशाओं में ज्ञान की कामना करती, ज्ञान के उजियारे की कामना करती ये पंक्तियां। ज्ञान दीप जलता रहे, देता रहे प्रकाश, चहुं दिश उजियारा करे धरती और आकाश। आभार ज्ञान जी। दीप प्रज्वलन के बाद अब सरस्वती वंदना के लिए मैं मधुर कंठ से सुंदर भावों की अभिव्यक्ति करने वाली आदरणीय मंजू गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो अपनी स्वरचित वंदना प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू वेंकट जी और पटल पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। माँ शारदे के चरणों में नमन एवं मंचासीन सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। माँ शारदे के चरणों में अभिनंदन करते हुए मेरी अपनी कुछ पंक्तियां मैं उन्हें समर्पित कर रही हूँ। सुनिएगा। जय माँ शारदे। प्रार्थना है माँ यही, प्रार्थना माँ है यही, कल्याण सबका
कीजिए, जो भटकते राह भूले ज्ञान उनको दीजिए। प्रार्थना माँ है यही, कल्याण सबका कीजिए, जो भटकते राह भूले ज्ञान उनको दीजिए। दूर हो मन के अंधेरे, ज्ञान का उजियार हो, दीप पथ में जगमगा सुख भरा संसार हो। आस और विश्वास से हर डगर को भर दीजिए, जो भटकते राह भूले ज्ञान उनको दीजिए। लेखनी सबकी चले मां सत्यता की राह पर, हो निडर लिखते रहे हम विश्व की हर आह पर, भावना में डूब जाए, भावना में डूब जाए, शब्द ऐसे दीजिए, जो भटकते राह भूले ज्ञान उनको दीजिए। प्रार्थना माँ है यही, नाम ऊंचा जगत में देश का एक बार हो, लहलहाए शान से अपना तिरंगा आज हो, लेखनी में ओज भर कर, लेखनी में ओज भर कर जीवन सफल कर दीजिए, जो भटकते राह भूले ज्ञान उनको दीजिए। प्रार्थना है माँ यही, कल्याण सबका कीजिए, जो भटकते राह भूले ज्ञान उनको दीजिए, ज्ञान उनको दीजिए। प्रार्थना माँ है यही। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। प्रार्थना है यही। माँ सरस्वती की इस सुंदर वंदना के साथ हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आदेश मिल चुका है और हमारा मंच भी अब सज चुका है। अंतर्मन के मोती डॉक्टर मंजू लता जी की प्रथम काव्य कृति के लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य साधक मंच के अध्यक्ष ज्ञानचंद मर्मगी जी कर रहे हैं। दक्षिण भारत के खूबसूरत शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में कविताओं की रसधार बहाने का संकल्प लेकर ज्ञानचंद मर्मगी जी साहित्य साधक मंच के हर कार्यक्रम को बड़े प्रेम और तन्मयता से अंजाम देते हैं। मैं ज्ञानचंद मर्मगी जी का आज के पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक लोकार्पण के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वनाम धन्य आदरणीय मिलनसार अहमद जी हैं। साहित्य साधक मंच का ये सौभाग्य है कि मंच की लगभग 15 वर्षों की तवील यात्रा में हमें आपका साथ एक साहित्य अनुरागी के रूप में और एक
मित्र के रूप में हमेशा मिलता रहा है। मैं आज के इस विशेष आयोजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साहित्य साधक मंच के इस ऑनलाइन पटल पर विराजमान आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी एक शिक्षाविद हैं और होशियारपुर पंजाब के सनातन धर्म कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद पराशर जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत। धन्यवाद जी, मैं अंतर्मन के मोती की लेखिका कवयित्री डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी का हृदय के अंतस्थल से स्वागत करती हूँ। प्रथम काव्य कृति का लोकार्पण किसी भी कवि के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। मन के भावों को समेटकर एक काव्य संग्रह के रूप में साहित्य जगत को सौंपने का सुंदर कार्य आपकी पुस्तक का लोकार्पण आज होने जा रहा है। मैं साहित्य साधक मंच के इस पटल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मंच के समर्पित सदस्यों केशव करण, डॉक्टर शशि मंगल जी, उर्मिला श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मृदुला सिंह चौहान और डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंजू जी के सुपुत्र अभिनव शंकर और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े मंजू गुप्ता जी के परिजनों के साथ साथ अन्य सभी कवि मित्रों और काव्य रसिकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति और सहयोग से ही इस कार्यक्रम को वो गरिमा प्रदान हुई है जो इस पुस्तक लोकार्पण के कार्यक्रम को एक उत्सव का स्वरूप प्रदान कर रहा है। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर शशि मंगल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अंतर्मन के मोती की लेखिका डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी का परिचय दें। आदरणीय डॉक्टर शशि मंगल जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस मंच से आदरणीय ज्ञान जी और सभी साथियों को प्रणाम करती हूँ और मुझे यह अवसर देने के लिए ज्ञान जी, मंजू जी, संचालक महोदय और सभी साथियों को धन्यवाद देती हूँ। अब मंजू जी और उनकी किताब अंतर्मन के मोती के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो यह कि इनके पति स्वर्गीय डॉक्टर विजय शंकर जी का अपार सहयोग हमेशा ही मंजू जी को मिलता रहा है। मंजू जी का पूरा नाम मंजू गुप्ता लता है। इनका मैके और ससुराल दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में ये बेंगलोर में रह रही हैं। इन्होंने हिंदी में एमए किया है। इनकी शिक्षा एमएड और पीएचडी तक की है। मंजू जी ने हिंदी शिक्षिका का कार्य भी किया है। ये विभिन्न मंचों से काव्य पाठ करती रही हैं तथा परिचर्चाओं में भी भाग लेती रही हैं। साहित्य साधक मंच भी उन मंचों में से एक परम गौरवशाली मंच है। इनका बचपन से ही मंच से जुड़ाव रहा है। अभिनय और संगीत की प्रस्तुतियां भी मंजू जी ने दी हैं। बेंगलोर के कई साहित्यिक मंचों से मंजू जी को सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। ये प्रेरणा मंच की सह सचिव हैं और राष्ट्रीय कवि संगम मंच की उपाध्यक्ष। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। अंतर्मन के मोती इनकी प्रथम पुस्तक है। यह एक काव्य संग्रह है। इस पुस्तक का शीर्षक ही इसकी कथा वस्तु को उजागर करता है कि इसमें अंतर्मन की चुनी हुई बातों को प्रस्तुत किया गया है जो बहुत ही संवेदनशील होती हैं।
इस पुस्तक की इन पंक्तियों से ही इसकी संवेदनशीलता का पता चलता है। पंक्तियां देखिए। जीवन के रीते पन्नों पर प्यार भरी भाषा लिख दो। जीवन के रीते पन्नों पर प्यार भरी भाषा लिख दो। सूख गए इस मन में खिलने की आशा लिख दो। टूट के बिखरे छंदों को तुम साहस की सुतली से बांधो। खोए हुए राग गीतों में सुर की परिभाषा लिख दो। खोए हुए राग गीतों में सुर की परिभाषा लिख दो। इसमें मंजू जी ने प्यार और साहस दोनों का ही बड़ी खूबसूरती से चित्रण किया है। औरों का भी उत्साह बढ़ाया है और खुद अपने हाथ से अपनी पीठ भी थपथपाई है आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए। पुस्तक का आवरण पृष्ठ भी इसके शीर्षक के ही अनुरूप है। सीप के भीतर मोती और नीला नीला शुद्ध और पवित्र जल मन के निर्मल भावों को के ही अनुरूप है। इनका काव्य संग्रह और प्रेरक लोक कथाएं तथा गीत गजल संग्रह प्रकाशनाधीन है। मंजू जी की और भी पुस्तकें शीघ्र ही प्रकाशित हों, इसके लिए मैं शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद शशि जी। आवाज चल रही। शशि मंगल जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मंजू जी का इतना सुंदर परिचय देने के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद कहती हूं। और अब मैं पुस्तक समीक्षा के लिए केशव करण को आमंत्रित करती हूं। केशव जी हैं हमारे साथ? केशव जी है ना? माइक म्यूट है आपका। हाँ ठीक है। सबको मेरा नमस्कार। आज ऐसा संयोग है कि साहित्य जगत, कलम के जादूगर प्रेमचंद की जयंती और संगीत जगत, आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि मना रहा है। हम सब निश्चित ही उस सौभाग्यशाली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ा और मोहम्मद रफी के गाने को सुना है। यदि मैं यह कहूं कि आज लोकार्पित हो रहे पुस्तक की प्रणेत्री प्रेमचंद की तरह लिखती और मोहम्मद रफी की तरह गाती है तो किंचित अतिशयोक्ति होगा, पर यह कवयित्री शब्द और स्वर दोनों की धनी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल गरिमामयी कवयित्री डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को उनके प्रथम काव्य संग्रह के लोकार्पण के अवसर पर बधाई देता हूं। जिस मंच पर आदरणीय मिलनसार अहमद जी, स्वनाम धन्य साहित्यकार श्री ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, प्रोफेसर अरविंद परासर प्रभृति विद्वान विराजित हों और जिसका संचालन आदरणीय मंजू वेंकट जैसी विदुषी कर रही हों, वहां समीक्षा का दायित्व मिलना मैं बस इनका स्नेह समझता हूं और इस अवसर को ससंकोच शिरोधार्य कर अपना मंतव्य रखने की अनुमति चाहता हूं। समीक्षा के अनेक प्रकार और अनेक पद्धतियां हैं। वृत्ति, भाष्य, वार्तिक या वचनिका, टीका समीक्षा के प्रकार कहे गए हैं और पाश्चात्य समीक्षा में सैद्धांतिक, शास्त्रीय, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, व्याख्यानात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारात्मक पद्धतियां बताई गई है। इनमें वार्तिक समीक्षा को पूर्ण समझा जाता है
क्योंकि इसमें काव्य में जो कहा गया है, काव्य में जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है और जो कहा जाना चाहिए, उसकी सम्यक मीमांसा होती है। बहुधा समीक्षा के लिए जब कोई कृति प्राप्त होती है तो सबसे पहले मैं यह देखता हूं कि आखिर यह किस विधा की है और जिस विधा की कही गई है उसके किन गुणों का निरूपण करती है। अंतर्मन के मोती डॉक्टर मंजू गुप्ता की छंदबद्ध कविताओं का संकलन है, अर्थात कविता की पुस्तक है। कविता की पुस्तक में कविता है या नहीं, कविता में कवित्व है या नहीं। अब कविता की भी अनेक परिभाषाएं हैं। वांग्मय के प्राचीन आचार्य से लेकर आधुनिक विद्वानों ने कविता को अपने अपने मत से परिभाषित किया है, लेकिन इस पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में कविता की 3 परिभाषाओं को उद्धृत करता हूं। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य से रस की निष्पत्ति हो वह कविता है। मतलब कि सरस वाक्य को कविता कहा जा सकता है। मंजू जी का प्रस्तुत संकलन आद्योपांत, शुरू से अंत तक सरसता का निर्वाह करता है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ की कविता की परिभाषा पर यह 16 आने खरी उतरती है। दूसरी परिभाषा है प्रख्यात अंग्रेज काव्य शास्त्री वर्ड्सवर्थ की, आप सब जानते होंगे। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. अर्थात कविता शांत मन में उन्मीलित भावों का सहज प्रवाह है। वर्ड्सवर्थ की यह परिभाषा कविता की उत्पत्ति पर आधारित है। कविता आखिर कहाँ बनती है। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दी गई कविता क्या है। उसमें शुक्ल जी लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। जब आपकी आत्मा मुक्त हो जाती है वह ज्ञान को प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। मतलब शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित परिभाषा कविता की रचना प्रक्रिया पर आधारित है। कविता किस प्रकार बनती है, इन तीनों परिभाषाओं को यहां उद्धृत करने का उद्देश्य यह जानना है कि आखिर कविता का मूल तत्व क्या है। इन तीनों परिभाषाओं पर अगर आप गौर करेंगे तो समझ में आता है कि कविता का प्राण तत्व है भाव और रस। इन दोनों के सम्यक परिपाक से सुंदर कविता का आविर्भाव होता है। अब देखते हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी की कविताओं में क्या है। जीवन का अनुभव जहां डॉक्टर मंजू गुप्ता के काव्य तत्वों में भाव पक्ष का सशक्तिकरण करता है, वहीं साहित्य का अनुशीलन और निरंतर रचना कर्म उनमें रस का सहज संचार करता है। प्रस्तुत संकलन में निहित डॉक्टर गुप्ता की अधिकांश कविताएं उनके वैयक्तिक भावों के उद्वेग का सारस्वत परिणाम है। तो मैं इनकी कविताओं में वर्ड्सवर्थ की परिभाषा बहुत अधिक देखता हूं। अपने काव्य कर्म के उद्देश्य के विषय में कवयित्री पुस्तक के प्राक कथन में कहती हैं स्वांतः सुखाय, अर्थात उन्होंने ये सारी रचनाएं अपने अंतःकरण की खुशी के लिए की है। वास्तव में श्रेष्ठ काव्य का जन्म स्वांतः सुखाय ही होता है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस की रचना अपने अंतःकरण की खुशी के लिए ही किया था, लेकिन जब यह स्वांतः सुखाय ग्रंथ
व्यापक लोक मंगल की भावना को ग्रहण कर लेता है तो जन मन का कंठाहार हो जाता है। कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कर हित होई। सभी का हित साहित्य का अंतिम उद्देश्य होता है। इस संकलन में अनेक भावों और अनेक विषयों पर आधारित कविताओं में विभिन्न रसों का परिपाक हुआ है। फिर भी यदि किसी एक रस की प्रधानता सुस्थिर की जाए तो इसमें श्रृंगार की बहुलता है, विशेषतः विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार श्रृंगार की उस स्थिति को कहते हैं जब प्रियतम पास नहीं हो। नारी सुलभ वात्सल्य भी इन कविताओं में, इनकी कई कविताओं में प्रमुखता से आया है। कवयित्री का एक स्वनिर्मित रचना संसार है। इनके उपमान पारलौकिक नहीं बल्कि हमारे नित्य प्रति के जीवन से लिए गए हैं। इनकी कविताओं में व्यवहृत प्रतीक घर, आंगन, ताल, तलैया, बाग और वन से लिए गए होते हैं। इनके रूपक प्रकृति के शाश्वत सौंदर्य से प्रेरित जान पड़ते हैं। अपने जीवन के अर्जित अनुभवों को साहित्यिक रस की चाशनी में डुबोकर परोसती हैं। गेय शैली मतलब जिसे गाया जा सके, गेय शैली में तत्सम प्रधान शब्दावली में रचित प्रवाहमान पद्य सुग्राह्य बन पड़े हैं। शिल्प के स्तर पर अनेक कविताएं नवगीत से सामीप्य रखती हैं। कई कविताएं वैचारिक धरातल पर रहस्यवाद से भी निकटता रखती हुई जान पड़ती हैं। खासकर वे कविताएं जिनमें अज्ञात प्रियतम से मिलन की उत्कंठा है, अभिसार की आकुलता है, विरह की विह्वलता है और आशाओं का उजास है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, यह संग्रह विषयनिष्ठ नहीं बल्कि अतरंगी कविताओं का समाहार है। अलग अलग विषयों पर लिखी गई कविताएं हैं। जिस तरफ मन दौड़ा कवयित्री की कलम चल पड़ी। वैयक्तिक भाव प्रधान कविताओं के साथ साथ अनेक कविताएं ऐसी हैं जिनमें कवयित्री के व्यक्तिगत भाव हैं। उनके साथ साथ कतिपय कविताएं सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय चेतना से भी अनुप्राणित है। राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित कविताओं में देश प्रेम का आह्वान है। पौराणिकता का गीत नहीं है, उसमें देश प्रेम का आह्वान है। वो उत्प्रेरित कर रही हैं पाठकों को। अनेक कविताएं नीतिपरक और उपदेशात्मक भी हैं, जिनमें जीवन में सकारात्मक गुणों के विकास का आग्रह है। सामयिक धारा में अभी जो कविता की धाराएं हैं उनमें उपदेशात्मक कविताओं को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ इन्हें कवयित्री के अध्यापकीय अनुभव और अभिरुचि का विस्तार समझा जा सकता है। अनेक कविताओं में नारी, भार्या, माँ, बेटी आदि के चरित्रों को प्रमुखता से उकेरा गया है। कई कविताओं का ताना बाना पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की परिधि में बुना गया है। कवयित्री का स्वर उनके शब्दों का सहचर है और मंच पर अभी आपने सुना ही होगा सरस्वती वंदना उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कवयित्री का स्वर उनके शब्दों का सहचर है और मंच पर जब यह अपने शांत स्वर में अपनी कविताओं का लयबद्ध पाठ करती हैं तो यह एक अलौकिक आनंद की अनुभूति है। लेकिन इन संकलन की कुछ कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं कहीं लयभंग हो रहा है, लेकिन अधिकांश कविताएं शास्त्रीय परिमाण पर 16 आने खरी उतरती है। कुछ कविताएं तो काव्य शास्त्रीय छंदों के व्यवहारिक उदाहरण ही बन गए हैं और डॉक्टर गुप्ता ने उन कविताओं के छंद के नाम भी लिखे हैं ऊपर में। मुझे लगता है कि पृष्ठ संख्या 16 पर अंकित तरुणी कविता अमृत छंद, पृष्ठ संख्या 38 पर अंकित प्रार्थना शीर्षक कविता कलाधर छंद और पृष्ठ संख्या 46 पर मैं और तुम कविता साइली छंद के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिन्हें काव्य शास्त्र की कक्षाओं में उदाहरण के तौर पर संदर्भित किया जा सकता है।
इन छंदों के वे सशक्त उदाहरण हो सकते हैं। कुछ कविता ऐसी भी हैं जो पूर्व प्रकाशित कविताओं, गीत आदि की पैरोडी जैसी है। कवयित्री ने कहीं कहीं इनका संकेत भी कर दिया है। यद्यपि पैरोडी में भी काव्यात्मक चमत्कार होते हैं और अब यह एक मान्य विधा भी हो चली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन पैरोडी कविताओं के कारण इस संकलन की गुरुता कुछ कम हो जाती है। शायद वो नहीं होती तो ज्यादा अच्छा रहता। कुछ कविताओं में शब्द चयन में और बारीकी रखने की जरूरत सी लगती है। पृष्ठ संख्या 31 पर एक कविता है, वह सुबह कभी तो आएगी। इस कविता की एक पंक्ति है, हर कौम न धोखा खाएगी, हर कौम न धोखा खाएगी। मुझे लग रहा है कि इस पंक्ति में अव्यक्त दोष है। हर कौम न धोखा खाएगी का अर्थ हुआ कि हर कौम नहीं, लेकिन कुछ कौम धोखा खा सकती है। हर कौम न धोखा खाएगी मतलब हर कौम नहीं, लेकिन कुछ कौम खा सकती है धोखा। यहाँ पर हर के स्थान पर यदि कोई शब्द रखे अपना वीडियो तो स्पष्टता आ जाती है, कोई कौम न धोखा खाएगी। कहीं कहीं संपादन में बरती गई शीघ्रता खलती है। पृष्ठ संख्या 87 पर अगर बापू तुम होते शीर्षक में प्रथम पंक्ति है, आज अगर बापू तुम होते। इसमें लय भंग सा हो रहा है, जबकि इसी कविता में आगे बापू आज अगर तुम होते का टेक है, जो अधिक सरल और प्रवाहमान है। ऐसा लगता है जैसे पुस्तक के संपादन में पहली पंक्ति छूट गई हो, उस पर ध्यान नहीं गया हो। अंत में मैं संकलन के शीर्षक की बात करूंगा। सामान्यतः मैं समीक्षा का आरंभ शीर्षक से ही करता हूं। अंतर्मन के मोती देखकर मैं संकोच में पड़ गया। वर्षों से ऐसे नाम वाले पुस्तक मेरी आंखों के आगे से नहीं गुजरे थे। यद्यपि संकलन में एक कविता अंतर्मन के मोती शीर्षक से भी है और संकलन का नाम प्रतिनिधि रचना के शीर्षक पर रखने की परंपरा रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि संकलन का कोई और अधिक न्यायोचित और सुसंगत नाम दिया जा सकता था। अन्यथा न लिया जाए तो इस शीर्षक में मुझे थोड़ी आत्मश्लाघा की ध्वनि आती है। दूसरा यह कि यह समीक्षकों का कार्य कठिन कर देती है। जब इसका मूल्यांकन पहले ही मोती के रूप में हो चुका है तो हम क्या करें। खैर, ये एक समीक्षक के रूप में हमारी सीमा है। पुस्तक का प्रभाव इसके कारण कहीं से भी कम नहीं होता है। दमिक प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित इस संकलन को पढ़ने के लिए आपको व्यय करने होंगे केवल 170 रुपए। 111 अर्थवती सुवर्णा कविताओं का यह संग्रह अकविता के इस दौर में काव्य रस पिपासुओं की अपेक्षाओं का शमन करेगा। डॉक्टर मंजू गुप्ता के अंतर्मन के मोती रसिक पाठकों का ग्रीवा हार बने, मेरी यही शुभकामना है। मैं एक बार पुनः कवयित्री और प्रकाशक के साथ साथ इस पुस्तक में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका निभाने वाले सभी सुधीजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। इस सारगर्भित समीक्षा के लिए बहुत बहुत आभार केशव करण, कवि, साहित्यकार और समीक्षक, बेंगलोर के बहुत ही प्रतिष्ठित समीक्षक माने जा सकते हैं। अब शायद आज की ये समीक्षा सुनने के बाद मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ केशव। धन्यवाद। मित्रों, अंतर्मन के मोती की इस सुंदर काव्य पुस्तक समीक्षा के बाद मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि अब वो समय आ गया है जब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि वो डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी की पुस्तक अंतर्मन के मोती के लोकार्पण का कार्य, शुभ कार्य संपन्न करें और
उनके सुपुत्र अभिनव शंकर जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया हमारे अतिथियों से ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो स्क्रीन पे डाल दें, ताकि हम पुस्तक के लोकार्पण का कार्य शुरू कर सके। जी, बहुत बहुत बधाई मंजू जी। धन्यवाद। हार्दिक बधाई। जो लोग भारत के लिए टुकड़े होंगे का नारा लगाते थे, उनको एक यूथ लीडर के तौर पे ऑप्शंस जो 4 दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अंतर्मन के मोती के लोकार्पण का कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ है। भविष्य के लिए अनेकों शुभकामनाएं 25 दिसंबर को भीमराव और भी ऐसे अवसर आए। की प्रतियां जताई। अभिनव जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी। अभिनव जी, जी अंतर्मन के मोती का लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है और मंजू गुप्ता जी के पुस्तक लोकार्पण के इस शुभ अवसर पर बहुत सारे शुभकामना संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। मैं मंजू गुप्ता जी के सुपुत्र अभिनव शंकर जी से अनुरोध करूंगी कि वो शुभकामना संदेशों की एक झलक इस मंच से प्रेषित करें। अभिनव शंकर जी। नमस्कार धर साहब। मुझे ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर मंजू गुप्ता जी का पहला कविता संग्रह छपकर तैयार हुआ है और उसका विमोचन हो रहा है। उनकी कविताओं में विषय की विविधता भी होती है, अर्थ का गांधीर्य भी होता है और बिंब और कल्पना और समसामयिक विषयों पर उनकी रचनाएं बहुत ही आनंद देती हैं और बहुत ही अर्थपूर्ण होती हैं। हम आशा करते हैं कि वो आगे भी साहित्य की सेवा करती रहेंगी और उनकी आगे भी कविताओं का हमें आनंद लेने का सुअवसर मिलेगा। उनको हम बधाई भी देते हैं और साधुवाद भी देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मेरे लिए अपार खुशी की बात है कि डॉक्टर मंजू गुप्ता जी के प्रथम काव्य संकलन अंतर्मन के मोती का आज विमोचन हो रहा है। इस अवसर पर मैं उन्हें अनेक बधाइयां देता हूं, ढेरों ढेर शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मंजू जी ने अंतर्भावों के मोतियों को पिरोकर जो मंजुमाला तैयार की है इस पुस्तक के रूप में, इसे पूरे यश मिले, मान्यता मिले और भविष्य में भी मंजू जी इस मंजुमाला की परंपरा का निर्वाह करती रहें। मंजू जी नमस्कार। आपके काव्य संग्रह अंतर्मन के मोती के विमोचन पर आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और इसकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अत्यंत स्नेहिल डॉक्टर मंजुलता गुप्ता जी को उनके प्रथम काव्य संकलन अंतर्मन के मोती के
प्रकाशन एवं विमोचन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इनके अन्य संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित हों, इसके लिए मैं डॉक्टर शशि मंगल बंगलौर से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई उनको। इसी पे मेरी 4 पंक्तियां हैं जो मैं प्रेषित करती हूँ। रिमझिम बरसे बुंदिया, प्रभु आशीष अपार, प्रथम संकलन प्रिय सखी का, सुबर काव्य संसार, उर्मी की हार्दिक शुभकामना, करो साहित्य गुलजार, दो समाज को नवल कलियों का अनुपम सुखद उपहार, अनुपम मृद उपहार। मंजू जी सदा इसी तरह सतत अपनी लेखनी चलाती रहें और उनको सताई की हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उर्मिला श्रीवास्तव। नमस्ते मित्रों, मैं इस कड़ी में आज अपने हृदय से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं पेश करता हूं बेंगलोर की सुपरिचित साहित्यकार और कवयित्री हमारी बड़ी बहन डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी को, जिनकी साहित्यिक रचनाओं की पुस्तक आज बाज़ार में आ रही है, अंतर्मन के मोती। मैं दिल से उनको बधाई पेश करता हूँ। धन्यवाद। मैं नंद सारस्वत स्वदेशी, बेंगलोर। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को उनके अंतर्मन के मोती पिरोने, संजोने और काव्य संग्रह के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ और मेरी शुभकामनाएं कि ये काव्य संग्रह अधिकाधिक हिंदी पाठकों तक पहुँचे और आपका मंतव्य, आपका संदेश उन तक ले जाए। डॉक्टर मंजू जिनका कविता संकलन अंतर्मन के मोती को हम बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं 31 जुलाई को, जिसका लोकार्पण होना है। मेरी बहुत सी शुभकामनाएं और हैं उनके लिए और हृदय से प्रार्थना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील तरुण बेंगलोर से डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी को उनके प्रथम काव्य संकलन अंतर्मन के मोती के लोकार्पण के अवसर पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। मुझे कई बार डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी को सुनने का सौभाग्य मिला। जितना सुंदर वो लिखती हैं, उससे भी सुंदर तरीके से वो पढ़ती भी हैं। और किसी ने कहा है कि किसी को गीत देती है, किसी को साज देती है, और माँ शारदे जिस पर मेहरबान हो जाए उसे आवाज देती है। डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी के ऊपर में माँ शारदे का आशीर्वाद है। मैंने हमेशा महसूस किया कि वो अपने मन के भावों को बहुत ही खूबसूरती के साथ शब्दों में पिरोने का हुनर रखती है। एक बार पुनः डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी को उनके प्रथम काव्य संकलन अंतर्मन के मोती की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अच्छे विचार हमें हमेशा याद रहते हैं, चाहे वो शब्दों में हो या जीवन में। इसीलिए मुझे डॉक्टर मंजू गुप्ता की रचनाएं बहुत पसंद हैं और अब वो हमारे लिए ही ला रही हैं एक नया काव्य संग्रह अंतर्मन के मोती, जिसके लिए मैं डॉक्टर सुचित्रा उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार सबको। स्नेहिल डॉक्टर मंजू लता गुप्ता जी, मंजू जी पिछले 2 वर्षों से लगातार जिनको पढ़ते आए हैं, भाषा की सरलता, मिठास और भाव की और शब्दों की गहनता आपकी रचनाओं की यह विशेषता है। दिल से निकली बात हमेशा दिल को छू जाती है। आपके मंजुल हृदय से निकले एहसास को पिरोया है आपने आपकी पहली पुस्तक अंतर्मन के मोती में। उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि हमारे साहित्यिक बिरादरी में एक और साहित्यकार अपने मन रूपी सीपी में जन्मा एक अनमोल मोती लेकर हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी के प्रथम काव्य संग्रह के लिए
उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके अंतर्मन रूपी सीपी से इसी तरह खूबसूरत मोती जन्म लेते रहें और सुधी पाठकों को साहित्यिक रूप से तृप्त करते रहें। डॉक्टर मंजुलता गुप्ता और उनके अंतर्मन के मोती, अंतर्मन के वो मोती जो उन्होंने जब तब काव्य गोष्ठियों में हम सब के साथ बांटे हैं, उन्हें बिखेरा है और आज इनके इन संग्रह का यह लोकार्पण बहुत ही आनंदित करने वाला है। आज मैं आप सभी को और सबसे ज़्यादा मंजू जी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अशोक अश्रू मैं कहता हूँ कि अंतर्मन के मोती ये कल की सौगात बनेंगे। अंतर्मन के मोती ये कल की सौगात बनेंगे। आने वाले पल के नव कोपल नव पात बनेंगे। पाठक के मन में जा मन भावन चित्र उकेरेंगे। पाठक के मन में जा मन भावन चित्र उकेरेंगे। जीवन के तम में ये सूरज का प्रभात बनेंगे। जीवन के तम में ये सूरज का प्रभात बनेंगे। तो एक बार पुनः डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को उनके अंतर्मन के मोती काव्य संग्रह के लिए बधाई। धन्यवाद। इतने प्यारे और मधुर भावों के संदेश सुनकर और देखकर एक खुशी की लहर हम महसूस कर रहे हैं। मैं अब मंजू गुप्ता लता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। अंतर्मन के मोती की कवयित्री डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी। धन्यवाद मंजू जी। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मेरे जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसे आपकी उपस्थिति ने, स्नेह और आपके शुभाशीष ने और भी विशेष बना दिया है। थोड़ी देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे मन के उद्गार पुस्तक के रूप में परिणित हो गए हैं और आज आप सभी साहित्य साधकों के दुलार और शुभाशीष पा रहे हैं। अबोध शिशु सी मेरी ये पुस्तक आप सबके ममता भरे मधुर हाथों का दुलार पाकर स्वयं को सुरक्षित और भाग्यवान समझ रही है, महसूस कर रही है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर आज जो स्नेह मुझे प्रदान किया है, मैं उससे अभिभूत हूं। इस शुभ अवसर पर मैं अपने उस समय को अवश्य याद करना चाहूंगी जब मैं मात्र 13 या 14 वर्ष की रही होंगी और स्कूल में भाषा हिंदी के मंत्री पद के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी। उस प्रतियोगिता में काव्य लेखन और एक लेख परिवार और हिंदी भाषा पर लिखना था। यहीं से नन्ही सी पगडंडी बन गई और मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला और मेरे मन में कविता और लेख के प्रति रुचि जागृत हो गई। मैं इस अवसर पर अपने गुरुजी पूज्य शिव अवतार रस्तोगी सरस जी को याद करती हूँ, उनके चरणों में वंदना करती हूँ कि उन्हीं के अथक प्रयास से या उन्हीं की चाहत थी कि मैं कुछ लिखूं, क्योंकि उनके हिसाब से मैं उनकी एक प्रिय छात्रा थी और मैं हिंदी के लिए उपयुक्त वो समझते थे मुझे, और मैंने यहीं से अपनी ये छोटी सी यात्रा प्रारंभ की। उनको मेरा शत प्रणाम। समय समय पर उत्सव और शुभ अवसरों पर शुभकामनाएं लिखनी प्रारंभ की और फिर ये सफर दिनों दिन आगे बढ़ता गया।
और आज ये सफर संग्रह के रूप में परिणित होकर मेरे हाथों में है, आप सबके हाथों में है। समय के साथ बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। जीवन के संघर्षों के मध्य सभी का साथ मिलना मेरा सौभाग्य रहा है, चाहे वो शिक्षिका के रूप में रहा हो या परिवार में सबका प्यार पाने वाली बात रही हो। ये मेरा सौभाग्य है कि सभी ने मुझे भरपूर स्नेह दिया। जीवन में सबका बहुत स्नेह मुझे मिला और सबसे ज्यादा पाया मैंने अब दक्षिण भारत में आकर। साहित्य साधक मंच व अन्य मंचों से जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ प्राप्त किया और सबका स्नेह जो मुझे मिला उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। आप सभी गुरुजन, मित्रजन और परिवार को मेरा हृदय से आभार और हृदय से अभिनंदन। आदरणीय ज्ञानचंद मरमग्गी जी, आदरणीय मिलनसार अहमद जी, आदरणीय अरविंद पराशर जी, स्नेहिल मंजू वेंकट जी और प्रिय केशव करण जी, साथ ही आदरणीय डॉक्टर शशि मंगत जी, आदरणीय उर्मिला श्रीवास्तव जी और सभी, और इसके साथ साथ मृदुला जी और प्रिय कृष्णकांत शर्मा जी, आप सभी सम्मिलित श्रेष्ठगण, मेरा सारा परिवार और सभी जो अनेकों मंच से आज मेरे शुभकामना प्रेषित मेरे लिए कर रहे हैं या की हैं, या जो भी मेरे मित्र हैं जो साहित्य से अनवरत जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। उन सभी को मेरा प्रणाम और विशेष आभार डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी को, जिन्होंने तकनीकी सहायक के रूप में मेरा ये कार्यक्रम और सुंदर बना दिया। मेरा धन्यवाद उन्हें भी बहुत बहुत। सभी की शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, मंच को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपनी इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मंच पर बुलाने के लिए। आभार। माइक आपका म्यूट है। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी के इस भावपूर्ण और सुमधुर संबोधन के बाद मित्रों, अब हम मंच पर विराजमान अतिथियों के उद्बोधन सुनेंगे। मैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी के परिचय के लिए आदरणीय उर्मिला श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय उर्मिला श्रीवास्तव जी। हेलो, मंच को नमन। नमस्कार। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? नमस्कार जी, आपकी आवाज आ रही है उर्मिला जी। हम सुन पा रहे हैं आपको, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। मेरा ऊपर नहीं हो रहा क्या? आ रही है? आ रही है। हेलो, हाँ, आ रही है जी, आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं शुरू किया, मैं उद्बोधन शुरू जी शुरू कर। ओके, ठीक। डॉक्टर अरविंद पराशर जी आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। यह हम लोगों का अति सौभाग्य है। उन हेलो, फिर से करूं क्या? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। डिस्कनेक्ट हो रहा है। हेलो, आप बोलिए, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। डॉक्टर अरविंद पराशर जी आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई है शायद। फिर मंजू जी। जी,
लगता है कि उनका नेट कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम वीडियो चला दें उनका क्या? हाँ, अगर आपके पास है, अभिनव से हम कहना चाहेंगे कि अगर उनके पास है उर्मिला जी का वीडियो, या तो आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, ऑडियो है उनका। जी जी जी। गीत सजल मुक्तक दोहे, मनोहर छंदों से काव्य रचा, नवरस कलित ललित रचना से सबका हृदय तल छुआ। संस्कृत हिंदी पंजाबी सबका वंदन अभिनंदन किया। धर्मशास्त्र के सबल प्रवर्तक विशुद्ध हिंदी का समर्थन किया। आप अरविंद पराशर जी के लिए ये हमारी कुछ पंक्तियां थी जो मैं उनको समर्पित करती हूँ। आपके संक्षिप्त परिचय पर हम आते हैं। आपका नाम डॉक्टर अरविंद पराशर, शिक्षा है MA PhD, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, सनातन धर्म कॉलेज होशियारपुर पंजाब। आपकी प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकें: हिंदी का आत्मविकासात्मक साहित्य, वाणिज्य की हिंदी, संत साधना के बीज शब्द, आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में रस सिद्धांत, दुर्गा सप्तशती पदपाठ संस्कृत में, रामचरितमानस की प्रतीकार्थ विवेचना एवं संपादन, प्रेम भक्ति की पौंड न्यारी संकलन, जागो जीवन जागरण की बेला संकलन, वाक संक्षिप्त कोश, विश्व ज्योत में क्रमिक प्रकाशित, चांद मुट्ठी में कर ले काव्य संकलन, चल मुसावे फिर गीत संग्रह, रस मंजरी छंदबद्ध रचनाएं आपकी, संपादन भी किया भक्ति गंगा और दूसरे मानव मंदिर। आपकी प्रकाशमान कृतियां कल मुझे समुद्र मिला था, कविताएं मुक्त छंद में, दूसरा मधुर सत्सई दोहा छंद, तीसरा गीत मंजरी। और आपको राष्ट्रीय धरातल पर अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों में सहभागिता एवं सम्मान मिला है। आप इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। दो पंक्तियों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अरविंद पराशर नाम आपका, छंद साध के सच्चे साधक हैं, गीतों की रसधार बहाते, विशिष्ट हिंदी के सूची चाहक है। नमन करते हैं आपको और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं उर्मिला श्रीवास्तव उर्मी आप सबको नमन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। आपने डॉक्टर अरविंद पराशर जी का इतना सुंदर परिचय हमें दिया और आपका परिचय सुनकर हमें ये एहसास हो रहा है कि साधक मंच आज धन्य हुआ अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अरविंद पराशर जी को पाकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी, नमस्कार सर। और अब धन्यवाद सबका, धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी को उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी की इन पंक्तियों के साथ। मंजू जी लिखती हैं कि चलो कहीं चलें, चलो कहीं चलें, थकान दूर हो जिंदगी की जहां। चलो कहीं चले, थकान दूर हो जिंदगी की जहां। जिंदगी थक गई, चैन पाए कैसे, तुम बताओ कहां। डॉक्टर अरविंद पराशर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों। नमस्कार। मैं साहित्य साधक मंच बेंगलुरु पे इस परमादरणीय डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी की आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इस साधक मंच के द्वारा आयोजित डॉक्टर मंजू लता गुप्ता जी के अंतर्मन के मोती काव्य रचना के इस विमोचन समारोह पर आप सबका सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस बड़ी विशिष्ट मंच के ऊपर पहुंचकर उनकी इस काव्य कृति के ऊपर अपना कुछ विशिष्ट मंतव्य स्पष्ट कर सकूं। अभी
हमारे बीच समीक्षक के रूप में वक्तव्य दे रहे थे केशव करण जी। बड़े ध्यान से और बड़ी प्रांजल भाषा में उनके उस वक्तव्य को भी सुना। मैं अध्यक्ष ज्ञानचंद मरबज्ञ जी के प्रति, हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि मिलनसार अहमद जी के प्रति भी अपना नमन निवेदित करता हूं। और जो संयोजिका हैं मंजू वेंकट बेहद अच्छा संचालन कर रही हैं। तो आइए अंतर्मन के मोती पर थोड़ा विचार करते हैं। मैं डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी का उनकी रचना कर्म का साक्षी हूं। कविता का क्षेत्र भावना का क्षेत्र है, भाव का क्षेत्र है और शब्द के भीतर अग्नि है। शब्द अपने भीतर की अग्नि के कारण ही व्यक्त हो पाता है। हमारा शरीर भी 5 तरह की अग्नियों का संयोजन है। कंठ में भी आग है, हृदय में भी अग्नि विद्यमान है। ये सारी समस्त अग्नियां हमारी संवेदनाओं के संपुंज को प्रकट करने के लिए बेहद साधना का कार्य करती है। डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी एक श्रेष्ठ शब्द साधिका हैं, भाव की आराधिका हैं। अभी वे बात कर रहे थे कि अंतर्मन के मोती शीर्षक के ऊपर उन्होंने अपना एक मंतव्य प्रकट किया। कविता वास्तव में मोती है, स्वच्छता है, प्रांजलता है, कोमलता है और उसने एक जीवन के संघर्ष को सीपी की गोद में सहा हुआ है। जब भावनाएं कवि के समक्ष आकर के, कवि के पास दृष्टि है, कवि देखता है, वह केवल देखता ही नहीं बल्कि उस दृश्य को अपने आत्मसात करता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के मन के भीतर कोई ना कोई कवि छिपा है। जो संवेदना में है वह कवि है, पर जो रचना लिख रहा है वह अपने मन के उत्तम परिवेश में से उठ करके रचना को प्रकट करता है। और मैं अंतर्मन के मोती इस कविता संग्रह पर, इसके विमोचन समारोह पर डॉक्टर मंजू लता गुप्ता जी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और मुझे पूरी आशा है कि इनकी रचना क्रम, इनकी लेखनी, इनकी भावना, इनकी दृष्टि भविष्य में भी बेहद श्रेष्ठ काव्य संग्रह को हमारे बीच लेकर आएंगे। ये अंतर्मन के मोती मुक्त काव्य संग्रह है। प्रत्येक कविता दूसरी कविता से भिन्न है। प्रत्येक कविता का भाव दूसरी कविता के भाव से भिन्न है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्त कविताएं छंदबद्ध हैं। छंदबद्ध में कहीं कहीं किसी शब्द का छूट जाना या मात्रा का ऊपर नीचे हो जाना चल जाता है। ये रीतिकाल के कवियों में भी हुआ, तुलसीदास में भी अवेलेबल है। मतलब मात्रा दोष नहीं गिना जाता जब वे भाव को पूरी तरह से प्रकट करने में समर्थ हो। तो मैं मंजू लता जी के इस काव्य कौशल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संवेदनाएं प्रत्येक धरातल पर व्यक्त हुई हैं। प्रकृति है, नारी है, माँ के प्रति दृष्टिकोण है, भगवान शिव की उपासना है, सरस्वती वंदन आप सुनकर हटे हैं। विविध पटल है, बेहद विस्तृत पटल है, जिस पटल के ऊपर बैठ करके आदरणीय ने अपनी श्रेष्ठ रचना कर्म को आपके बीच रखा। मैं हृदय से आभारी हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उनकी ये अंतर्मन की कृति, अंतर्मन के मोती, प्रेम पूर्ण चंचलता को प्रकट करने में, अनुभूति को प्रकट करने में, रस को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ सिद्ध हुए हैं। अधिक ना बोलता हुआ, यहाँ संवेदना भी है। हालांकि मैंने कई कविताएं रखी थी, पर हमारा एक पटल है जिसमें हम किसी भी रचना की समीक्षा करते और उस समीक्षा को हम YouTube पर रखते हैं। तो मैं, मेरा ख्याल है 2-4 दिन में इस काव्य कृति की पूरी समीक्षा केवल शिल्प के आधार पर नहीं होती। समीक्षा में भाव भी चलता है, कवि की दृष्टि भी चलती है,
परंतु समीक्षा का आधार क्या होना चाहिए? समीक्षा का आधार हमारा शास्त्र नहीं होना चाहिए कि मम्मट ने क्या कहा या वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा या विश्वनाथ क्या कहता है। काव्यम रसात्मक काव्यम कहकर हम कविता की समीक्षा नहीं कर सकते। कविता की समीक्षा करने का सबसे आसान, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक तरीका क्या है? वह सटीक तरीका है कृति के माध्यम से। मेरे सामने मेरी मंजूलता जी नहीं है, मेरे सामने केवल उनकी कृति रचना है। मैं इस कृति के बीच से, इस रचना के बीच से गुजरूंगा, तब अपना मंतव्य प्रकट करूंगा, तब वह समीक्षा सार्थक होगी। अतः समीक्षक को अपने सलाह देने का पूरा अधिकार है, परंतु उसकी सलाह को मानना ना मानना ये कवि के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कवि शब्द का साक्षी है, कवि स्वयंभू है, कवि परिभू है, कवि सनातन है, कवि रवि है, कवि के पास भिन्न दृष्टि है। समीक्षक को चाहिए कि वह कवि की दृष्टि के साथ अपना समायोजन करे और जो कविता कह रही है उस कविता के माध्यम से कविता का निर्धारण किया जाए, उसकी कसौटी तय की जाए, मानवता के प्रति दृष्टिकोण तय किया जाए, उसका अंतिम लक्ष्य देखा जाए, तब कविता सार्थक होगी। और पूरी आशा है कि हमारी श्रेष्ठ कवित्री मंजूलता जी ये भविष्य में भी इसी तरह की रचनाओं से हमें आह्लादित करती रहेंगी। रसज्ञ हैं, जिनके पास रस होता है वे रस बांटते हैं। रस का अर्थ है आनंद, रस का अर्थ है चमत्कृति, रस का अर्थ है आह्लाद, रस का अर्थ है चिंतन के लिए नया आधार प्रदान करना। रस केवल श्रृंगार ही नहीं है, जहां हम चिंतन के लिए अपने कपाट खोलने वहां रस है, वहां आनंद है। तो मुझे पूरी आशा है भविष्य में डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी से इसी तरह की कृतियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। और मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद निवेदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर अरविंद पराशर जी के इस सुंदर और बहुमूल्य उद्बोधन के बाद मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब मिलनसार अहमद के परिचय के लिए डॉक्टर मृदुला चौहान जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मृदुला चौहान। सबको नमस्कार। आदरणीय विशिष्ट अतिथि अरविंद पराशर जी, मुख्य अतिथि मिलनसार अहमद जी, मंजू, मेरी प्यारी मंजू गुप्ता जी लता, मंजू वेंकट जी, केशव कर्ण और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। साहित्य साधक मंच परिवार की इस माह की दूसरी संध्या में हम सब दोबारा सम्मिलित होकर चर्चा कर रहे हैं। अवसर है डॉक्टर मंजू गुप्ता लता की प्रथम काव्य संकलन अंतर्मन के मोती के का लोकार्पण। मैं इस पावन अवसर पर डॉक्टर मंजू गुप्ता जी लता और साहित्य साधक मंच की आभारी हूँ। मुझे अवसर मिला है मुख्य अतिथि डॉक्टर मिलनसार अहमद जी के परिचय में कुछ शब्द कहने का। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को मेरी अनेकों शुभकामनाएं। ईश्वर उनकी काव्य यात्रा के अनेक संकलन को भविष्य में उपलब्ध होने का अवसर दे। डॉक्टर मिलनसार अहमद अपने नाम को सार्थक सिद्ध करते हैं और एक अत्यंत प्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं। गुलबर्गा, आज के कलबुर्गी में जन्मे डॉक्टर अहमद ने उर्दू साहित्य में स्नातकोत्तर तथा जनसंपर्क एवं पत्रकारिता में डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त की है। कर्नाटक सरकार के कॉलेजिएट शिक्षा विभाग में 6 वर्षों तक उर्दू भाषा शिक्षण का कार्य भी किया। तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव पद पर 1985 में कार्य संभाला। देश भर में अनेक स्टेशनों पर और अनेक पदों पर कार्य करने के बाद वे निदेशक पद पर AIR बेंगलोर में कई वर्षों तक कार्य करते रहे।
कलम के धनी पूर्व निर्देशक ऑल इंडिया रेडियो बेंगलोर डॉक्टर अहमद ने साहित्य लेखन, पुस्तक, आलोचना और उर्दू शायरी में कई पुस्तकें भी प्रकाशित की। उनकी 3 पुस्तकों को उर्दू अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कर्नाटक उर्दू अकादमी के सदस्य तथा आजकर साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी 3 वर्षों तक उन्होंने किया और साहित्य सेवा की। मैं डॉक्टर अहमद जी से मेरा परिचय साहित्य साधक मंच की मासिक काव्य संध्या में मिला था, सौभाग्य। मैं आभारी, उन्होंने मेरी पुस्तक की भी समालोचना की थी वर्ष 2019 में। अंत में एक बात कह के समाप्त करती हूँ। डॉक्टर मिलनसार अहमद जी अपने अल्पभाषी और शर्मीले भी हैं, जो विरोधाभास अलंकार का अनुपम उदाहरण है, किंतु वे अपनी मुस्कान और नपे तेले वाक्यों से सबको अपना बना लेते हैं। धन्यवाद साहित्य साधक मंच परिवार और मित्रों को। नमस्कार। धन्यवाद मृदुला जी। इतना सुंदर परिचय आपने दिया। मैं अब हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब मिलनसार अत्तर अहमद जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी की इन पंक्तियों के साथ। सृष्टि ने श्रृंगार किया, सृष्टि ने श्रृंगार किया, लो महक उठा संसार। सृष्टि ने श्रृंगार किया, लो महक उठा संसार। प्रेम मगन है सभी दिशाएं, छलक रहा है प्यार। चंद्र छलकता रस सागर सा, सूर्य बना सुकुमार। नीला अंबर झूम रहा है, भरे प्रीत भंडार। आदरणीय मिलनसार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। साहित्य साधक मंच और इस सभा में साहित्यकार और मेरे मित्र श्री ज्ञानचंद मरमकिया जी। आवाज जरा ठीक नहीं आ रही है। साहित्य साधक मंच और इस सभा के अध्यक्ष साहित्यकार और मेरे मित्र श्री ज्ञानचंद मरमकिया जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अरविंद प्राशर जी, समय महफिल डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, श्री केशव करण जी, श्रीमती मंजू वेंकट जी, इस ऑनलाइन बैठक में उपस्थित सभी साहित्य और कविता प्रेमियों को मेरा नमस्कार। इस वर्ष डॉक्टर मंजू गुप्ता जी ने आवाज, मिलनसार जी आपकी आवाज जो है बहुत कम आ रही है। हाँ बिल्कुल सुनाई ठीक से नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आप देख लीजिए जरा। साहित्य साधक मंच जी जी, अब ठीक। सभा के अध्यक्ष, अब ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य साधक मंच और इस सभा के अध्यक्ष साहित्यकार और मेरे मित्र श्री ज्ञानचंद मरमकिया जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अरविंद प्राशर जी, शम्य महफिल डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी, श्री केशव जी, श्रीमती मंजू वेंकट जी, इस ऑनलाइन बैठक में उपस्थित सभी साहित्य और कविता प्रेमियों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस वर्ष डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी ने अपना प्रथम काव्य संग्रह अंतर मन के मोती लेकर हिंदी के विशाल काव्य जगत में कदम रखा है। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि जो कविता यात्रा मंजू जी ने शुरू की है वो आगे भी यूं ही सफलता के साथ जारी रहेगी। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। नींद में आज फिर वो चीखा है, नींद में आज फिर वो चीखा है, पाप से अपने डर गया शायद।
नींद में आज फिर वो चीखा है, ख्वाब से अपने डर गया शायद। इन दो पंक्तियों में पूरी एक कहानी है, एक ड्रामा है। इसके दो कीवर्ड्स हैं, पहली लाइन में फिर और दूसरी में शायद। फिर से पता चलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस पंक्तियों का किरदार, कैरेक्टर चीखता रहा है। ऐसा बार बार हो रहा है। एक निरंतर बेकली बेचैनी है, नींद पीसफुल नहीं है, कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि चीखने वाला शायद अपने ख्वाब से डर गया है। शायद परहैप्स शब्द से अनुमान पैदा हो गया, यानी नींद में चीखने का कारण ख्वाब से डरना डेफिनेट नहीं है, कोई और कारण भी हो सकता है। अगर चीखने का कारण ख्वाब में डरना है तो प्रश्न ये है कि इस व्यक्ति, कैरेक्टर ने ख्वाब में ऐसा क्या देखा कि वो डर गया? क्या उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था और अब उसका गिल्ट उसे परेशान कर रहा है, सता रहा है? गिल्ट सांप का रूप धारण करके उसे डस रहा है, या वो बहुत बुलंदी पर उड़ने वाले जहाज से गिर गया है, या समंदर में डूब रहा है और वो मदद के लिए डर से चीख पड़ा है। एक कारण सेंस ऑफ लॉस भी हो सकता है कि व्यक्ति यानी किरदार हर बार ख्वाब में देख रहा है कि वो अपनी बहुत ही मूल्यवान, वैल्यूएबल वस्तु खोता जा रहा है, या वो लोग जिन्हें वो बहुत प्यार करता है एक एक करके उससे बिछड़ते जा रहे हैं या मर रहे हैं, पेंडेमिक के कारण या किसी और कारण से। ये भी संभव है कि इस ख्वाब का संबंध किसी एक व्यक्ति से ना होकर लोगों से, समाज से हो। अपने लोगों की निरंतर नाकामी से वो डर गया हो, या समाज में होने वाले अनचाहे परिवर्तन से वो डर गया हो। ख्वाब में डरने और चीखने के हजार कारण हो सकते हैं। इन पंक्तियों में अर्थ की एक से अधिक परतें हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। अब पाठक पर है कि वो किस तरह इसे इंटरप्रिएट करता है, इसका किस तरह व्याख्या करता है, कौन सा अर्थ निकालता है। इसमें बात को सीधे साधे और स्पष्ट अंदाज में कहने के बजाय कवित्री ने एम्बिग्युइटी पैदा कर दी है, जिससे माने की दुनिया वास्ट हो गई है। बात को स्पष्टता से कहने से कविता की सुंदरता मांग पड़ जाती है, और एम्बिग्युइटी से कविता में न केवल उसका हुस्न बढ़ता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, बल्कि एक से अधिक संभावनाएं होती हैं। पंक्तियों में अस्पष्टता से जो बेचैनी, बेकली और तड़प की कैफियत है, उसे पाठक स्वयं अनुभव करता है। इस बहुत ही अच्छे शेर के लिए, इन पंक्तियों के लिए मैं डॉक्टर मंजू लता गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस तरह की अच्छी कविताएं इस संग्रह में बहुत हैं। मंजू गुप्ता जी की कविता दो पाटों के बीच पिस रहे मनुष्य के दर्द की उदास आवाज है। एक पाट वो दुनिया, समाज है जिससे कवित्री खुश नहीं है, इसमें जीने पर मजबूर है, लाचार है, हम उसे बाहर की दुनिया भी कह सकते हैं। दूसरा पार्ट अंतर्मन की दुनिया है, कवित्री के कल्पना की दुनिया, इच्छाओं की दुनिया, वो समाज है जैसा वो सबकी भलाई के लिए चाहती हैं। इसलिए उनकी कविताओं में बाहर की दुनिया का अंधेरा भी है और अंतर्मन के मोतियों की चमक और रोशनी भी है। समाज जैसा है और उसे जैसा होना चाहिए, उसमें काफी अंतर है और दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई है। मंजू गुप्ता जी की कविताएं इस खाई को पाटने की आरजू का दर्पण है। वो सारी कविताएं जिनमें वास्तविक दुनिया और कल्पना की दुनिया के विभिन्न दर्श हैं, वो अवश्य बहुत अच्छी कविताएं हैं। भटकन और सफर, इन दो कविताओं के दो छंद मैं आपको सुनाना चाहता हूं।
पहले भटकन की दो छंद सुनिए। काश ये दुनिया अब थम जाए या फिर जीवन ही रुक जाए, बेचैनी का दौर घना है, सांसों में कुछ अटक रहा है, जूं जूं वक्त निकलता जाता, आस का दामन फटता जाता, कैसे अब समझाऊं मन को, कैसे अब समझाऊं मन को, मन दर्पण अब चटक रहा है। सफर के ये छंद देखिए। न धरती को मिली ठंडक, न अंबर चैन से सोया, लरसते कांपते मन ने बिछड़ता कारवां देखा, थके से पांव के नीचे उड़ी कुछ धूल राहों में, सिसकती ये जमी देखी, तड़पता जिस्म जान देखा, सफर में अब तलक हम हैं, निशान मंजिल के हैं ओझल, दबी सी आह में मन की सिमटता हर मकान देखा। जीवन गीत, मन की घाटें खोलें, हमारा कल, गीतों का त्योहार मनाओ, तब दीपावली मनाएंगे और वो सुबह कभी तो आएगी। वो अच्छी कविताएं हैं जिनमें कल्पना की दुनिया के दृश्य नजर आते हैं। डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी की वो तमाम कविताएं भी बहुत अच्छी हैं जिनका संबंध नारी और उसके विभिन्न रूपों से है, विशेषकर माँ बेटी, तुम और स्त्री। कविता तुम में देखिए नारी के संघर्ष और दोहरी जिम्मेवारियों को कितनी खूबसूरती से बयान किया है। आधुनिक परिवेश में तुम्हारा श्रम कुछ और बढ़ गया है, जोड़ दिया है तुम्हें घर और बाहर से, ठीक उसी तरह जैसे दो पाटों के बीच अनाज, तुम पिस रही हो, दली जा रही हो और चूर्ण होती जा रही हो। तुम्हें बहुत संघर्ष करना होगा स्वयं की हिफाजत के लिए, पहली पहचान ना खोने और नई पहचान बनाने के लिए। इस पहली पहचान को लेकर भी मन में दुविधा है। वो स्वयं अपनी कविता स्त्री में कहती हैं, मैंने सबको पहचाना पर खुद को ना पहचान सकी, बाबुल के घर बचपन बीता, पी के घर बीत गया जीवन, बाबुल के घर बचपन बीता, पी के घर बीत गया जीवन, दो पाटों के बीच फंसी मैं, खुद का घर ना जान सकी, कैसी हैं उन्मुक्त उड़ाने, बात ये मैं जान सकी। खुद की पहचान केवल नारी की समस्या नहीं है। एक सेंसिटिव व्यक्ति को सबसे पहले ये प्रश्न सताता है कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस क्या मायने रखता है। जेंडर से परे भी ये सवाल हर कलाकार का पीछा करता है। मंजू गुप्ता जी को भी इससे मुक्ति नहीं। कहती हैं, खुद को दर्पण बना लिया मैंने, खुद को खुद से मिला लिया मैंने। इतनी खूबसूरत बात कही है। अपनी पहचान के लिए यहाँ वहां भटकी मगर कहीं कोई बात नहीं बनी, किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई दर्पण बनकर सच नहीं कह सका, तो थक हार कर खुद को दर्पण बना लिया और इस तरह मेरी स्वयं से भेंट हुई। खुद को दर्पण बनाने के बाद स्वयं से मिलना हुआ है, इसलिए उनकी कविताओं में अकेलेपन, लोनलीनेस का भी बहुत एहसास होता है। हमारे दौर में जीवन की गति बहुत तेज हो गई है, आंखों में कोई दर्श ठहरता नहीं है। इस गति में ह्यूमन वैल्यूज बिखर रही हैं, मिट रही हैं, मनुष्य के संबंध टूट रहे हैं, हर चीज पर विश्वास खत्म हो रहा है। वो कहती हैं, आजकल कुछ इस तरह रहते हैं हम, आजकल कुछ इस तरह रहते हैं हम, घर में जैसे बिन पड़े अखबार से। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को अपनी तहजीब, सभ्यता, अपनी भाषा, अपनी धरती, अपने देश और अपने लोगों से बहुत प्यार है और वो उनकी सारी कविताएं अच्छी हैं जिनमें अपनी धरती की सूंधी सूंधी मिट्टी की महक है, अपनी भाषा का संगीत है, अपनी सभ्यता का झरना बहता है। आत्मगौरव, हमारी संस्कृति, सीधी सच्ची बात, तब दीपावली बनाएंगे अगर बापू तुम होते, और महावीरों की बहार इसकी अच्छी उदाहरण है। मंजू की कविता की एक खूबी ये भी है कि वो मनुष्य की हालत, कैफियत, सूरत हाल, मजबूरी, बेबसी को प्रकृति से जोड़ के देखती हैं और ये बताती हैं कि कुछ सच्चाइयाँ, कुछ सत्य ऐसे हैं जिनका संबंध पूरी यूनिवर्स से है। इस तरह वो मनुष्य के लिए तसल्ली का, धीरज का एक पहलू निकाल लेती हैं।
कहती हैं, मुरझाए फूलों की उलझन नहीं चाहता डाल छोड़ना, मुरझाए फूलों की उलझन नहीं चाहता डाल छोड़ना, मगर थपेड़ों के आगे तो उसको भी झड़ना पड़ता है, साथ ही सब सहना पड़ता है। चांद निशा से मिलता है जब, कब चाहा उसने घर जाए, पर जैसे ही भोर हुई तो अंबर तज देना पड़ता है, साथ ही सब सहना पड़ता है। मंजू गुप्ता जी की कविताओं में इमेजरी भी बहुत सुंदर है। वो अधिकतर टेंजिबल और इनटेंजिबल एलिमेंट्स को मिलाकर इमेजेस बनाती हैं, जैसे विश्वास का दीपक, मौन के ताले, साहस की सुतली, शर्म का ताला, आशाओं के पंख, एहसासों की चादर। कभी कभी वो दो टेंजिबल वस्तुओं को मिलाकर भी इमेजेस बनाती हैं, जैसे पलकों की खिड़की। मंजू गुप्ता जी ने अपनी कविता में शब्दों के जरिए जो चित्रकारी की है वो भी बहुत सुंदर है। उसकी कुछ मिसालें आप देखिए। बिन धागे की सुई जिंदगी, बिन धागे की सुई जिंदगी, चले मगर कुछ सी ना पाए, खामोशी से चलती जाए, बेबस सी मन में कुलाए। इस छंद में जहां टेंजिबल इमेजेस हैं, जहां आपको एक ऐसी मशीन चलते हुए नजर आ रही है जिसमें धागा नहीं है, वहीं जो मनुष्य की बेबसी जो इंटेंजिबल है उसकी तस्वीर भी, उसकी पिक्चर भी शब्दों के जरिए बहुत उन्होंने खूबसूरती से बनाई है। इसी तरह का एक और उदाहरण है, उम्मीदों की चादर छोटी, आशाओं के तार है लंबे, उधड़ गई सांसों की सीवन, वक्त की खींचातानी में। इतनी खूबसूरती के साथ मनुष्य के दर्द को, पीड़ा को उन्होंने इसमें पेश किया है और उसकी शब्दों के जरिए चित्रकारी की है। इनकी कविता में इस तरह के बहुत सारे इमेजेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे चमका नभ में भूखा तारा, चमका नभ में भूर का तारा, आंगन लीप गया उजियारा, रातें बैरन हो गईं, करे चांदनी शोर, पवन उड़ाती आंचरा, पीर उठे घनघोर, ठुमक ठुमक के पायल छनकाती चली बसंत बहार, ठुमक ठुमक पायल छनकाती चली बसंत बहार। ये पर्सोनिफिकेशन की बहुत अच्छी मिसाल है। दरख्तों से उतरकर धूप चौबारे पे आ बैठी, झरोकों से रूप पहली रोशनी चुपके से कहती है। इसमें विजुअल के साथ साथ ऑडियो इमेज भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी एक बहुत अच्छी पोएट हैं और मुझे बड़ी खुशी है डॉक्टर ज्ञानचंद जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और एक बहुत ही अच्छा काव्य संग्रह पढ़ने का उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं अंत में बहुत बहुत आभारी हूँ साहित्य साधक मंच के अध्यक्ष और मेरे मित्र ज्ञानचंद जी का और आप सबका कि आपने मुझे सुना। मैं एक और बार डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी को अपनी ओर से बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद मिलनसार जी। मैं साहित्य अनुरागी मिलनसार अतहर अहमद जी उनकी सौंदर्य दृष्टि को नमन करते हुए उनकी विद्वता को प्रणाम करती हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपको आज हमने मुख्य अतिथि के रूप में पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि मिलनसार अहमद जी के इस सुंदर उद्बोधन के बाद मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी का परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आदरणीय अध्यक्ष जी का परिचय प्रदान करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि मां सरस्वती के वरद पुत्र आदरणीय श्री ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी हिंदी की सेवा में तत्पर किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। एक पंक्ति याद आती है इस अवसर पर कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, और ये खबर आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो संग कारवां चले, मैं चलूं
तो संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही एतबारों के धनी आदरणीय श्री ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी की जन्मस्थली बनारस है। बनारस की रसमयी धरती के पास स्थित एक छोटे से कस्बे सैदपुर में आपका जन्म हुआ। आप समकालीन कविता की एक अमूल्य हस्ताक्षर के रूप में माने जाते हैं। पद्य के साथ साथ गद्य लेखन पर भी आपका समान अधिकार है। आप सन 1986 से कर्नाटक में हिंदी के प्रचार व प्रसार हेतु समर्पित हैं। शिक्षा से अभियंता, रोजगार से उद्यमी और स्वभाव से कवि व लेखक श्री ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में सहभागी रहे हैं। प्रसार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आप टेलीफोन सलाह समिति बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट के सदस्य भी रह चुके हैं। आपकी कविताएं व निबंध बेंगलुरु विश्वविद्यालय, रीवा विश्वविद्यालय, सीआरएम विश्वविद्यालय के साथ साथ तमिलनाडु के अंडर ग्रेजुएट के हिंदी पाठ्यक्रमों में शामिल किए गए हैं। पुस्तकों के लेखन, प्रकाशन व संपादन के साथ साथ साहित्य की सेवा के लिए आपने बेंगलोर में साहित्य साधक मंच की स्थापना की है, जहां से एक मासिक पत्र निरंतर प्रकाशित हो रहा है, जिसके आप संपादक भी हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाबू गुलाब राय सर्जना पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। इसके साथ साथ अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आपको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रकाशित कुछ कृतियां इस प्रकार से हैं: मिट्टी की पलकें काव्य संग्रह है, संभव है निबंध संग्रह है, बाल मन का इंद्रधनुष बाल कविता संग्रह है, खूंटी पर आकाश निबंध संग्रह, उन्मुक्ति का दोहा व मुक्तक संग्रह है, भोर की प्रस्तावना गीत संग्रह है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी। आपने ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी का इतना अच्छा और सुंदर परिचय दिया। मैं अब ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी की इन पंक्तियों के साथ। एक नई पहचान हूं मैं, खुद से ही अनजान हूं मैं। एक नई पहचान हूं मैं, खुद से ही अनजान हूं मैं। गहन तम को चीरती जो रोशनी गुमनाम हूं मैं। एक नई पहचान हूं मैं। आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। परिचय देने के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मंचासीन मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री मिलनसार अहमद जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी, समीक्षक श्री केशव कर्ण जी, कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही संचालिका मंजू वेंकट जी, अंतर्मन के मोती की रचयिता डॉक्टर मंजू गुप्ता जी एवं पटल पर उपस्थित सभी काव्य प्रेमी भाइयों और बहनों, आप सभी की तेजस्विता को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। मित्रों, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज साहित्य साधक मंच के तत्वाधान में मंच की यशस्वी सदस्या डॉक्टर मंजू गुप्ता जी की काव्य कृति अंतर्मन के मोती का लोकार्पण हुआ, जिसके आप सभी साक्षी बने। मैं मंजू गुप्ता जी को पुस्तक के लोकार्पण हेतु हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। यह शुरू में मंजू वेंकट जी ने 4 पंक्तियां मंजू गुप्ता जी की पढ़ी, जिसमें अनजान पहचान शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। मैं समझता हूं यह काव्य कृति उसी की ओर इशारा कर रहा है। यह काव्य कृति मंजू जी की अंतर्मन के मोती जो है वो हमें खुद की पहचान कराता है। हम जो इतना आगे आ चुके हैं, जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर ये रुकने को कहता है और कहता है कि मित्रों जरा पीछे मुड़ के देखिए, आखिर आपने क्या छोड़ा है। मित्रों,
कविता हमेशा समय की साक्षी हुआ करती है। इतिहास समय को लिखता है, परंतु कविता को स्वयं समय लिखता है। अगर हमें किसी काल खंड के सच्चे इतिहास को जानना हो तो उस समय के साहित्य को पढ़ लेना चाहिए। इतिहास एक बार झूठ तो बोल सकता है, परंतु साहित्य कभी झूठ नहीं बोलता। तो मंजू लता जी की जो काव्य संग्रह है, उसमें ऐसे आपको बहुत सारे गीत मिलेंगे जो समय को संबोधित करते हैं। मंजू जी ने स्वांत सुखा के लिए लिखा जरूर है, लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसी रचनाएं हैं, ऐसे गीत हैं, जैसे हमारे विशिष्ट अतिथि जी ने उसका उदाहरण दिया। डॉक्टर मिलनसार अहमद जी ने भी वही उदाहरण दिया, जिसमें वो समय को स्पर्श करती हैं। और समय क्या है मित्रों? समय हम स्वयं हैं। आज जिस क्षण हम सांस ले रहे हैं वो समय हमारा है। हम उस पर जो अंकित कर दे, जैसा हमारे विशिष्ट अतिथि जी ने कहा, हमारी चेतना जो है कविता के रूप में प्रकट होती है, और वो चेतना शब्द रूप में हम समय के ऊपर अंकित करते हैं। और आने वाली पीढ़ी जब उसे पढ़ती है तो वो हमारे बारे में जानती है, हम अपने इतिहास के बारे में जानती है, जब समझती है, अपनी संस्कृति को जानने का एक प्रयास करती है। मित्रों, वर्तमान समय अनेक विषमताओं से भरा हुआ है। हमारी मान्यताएं ठूट होती जा रही हैं, संवेदनाएं मर रही हैं, सोच की परिधि संकुचित होती जा रही है। रिश्तों का अनुपात आज ऐसा समय है कि स्वार्थ के गणित से नापा तोला जाता है। घर तो बड़े हो रहे हैं, परंतु रहने वाले लोग लगातार छोटे होते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मनुष्य स्वयं को ही भूल गया है, वो अपनी पहचान भूल गया है। मनुष्यता मरने लगी है। हम स्वयं को होने का उद्देश्य भूलते जा रहे हैं। हमारी अंतः प्रज्ञा विलुप्त होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो मंजू जी की काव्य कृति एक बयार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, और लगता है कि एक ठंडी हवा का झोंका हमारे मन को स्पर्श कर गया। और यही कारण है कि हम मनुष्यता को भूलते जा रहे हैं। बरगद और पीपल से संवाद नहीं कर पाते, नदियों के गीत और झीलों की गुनगुनाहट का अर्थ नहीं समझ पाते। आज हम जिस स्थिति में से गुजर रहे हैं, उस स्थिति से उबरने का एकमात्र उपाय है, और वो है कविता। और कविता की संवेदना जो हमें हमारे जड़ों से जोड़ सकती है। मनुष्य के जन्म के साथ ही कविता का भी जन्म हुआ होगा, तभी माँ के होठों पर लोरी की गुनगुनाहट आई होगी। मैं समझता हूं जब किसी माँ को प्रथम शिशु प्राप्त हुआ होगा तो माँ उस समय शब्द तो नहीं रहे होंगे, लेकिन माँ ने उस बच्चे के लिए लोरी जरूर सुनाई होगी, और वो लोरी गुनगुनाहट में रही होगी। बिना शब्द की पहली कविता इस यूनिवर्स की रही होगी। इसीलिए मैं मंजू जी को नमन करता हूं कि आज उन्होंने जो एक काव्य कृति की रचना की है, वो हमें याद दिलाता है किसी माँ की पहली लोरी का, जिसमें शब्द नहीं हुआ करते थे। मित्रों, कविता और मनुष्य को हम अलग नहीं कर सकते। कविता मनुष्य के साथ ही पैदा हुई है और मनुष्य के साथ ही रहेगी। कविता को जब भी मनुष्य से तोड़ने का प्रयास किया गया है, मनुष्य भी विचलित हुआ है, और समाज भी विचलित हुआ है, और संसार भी विचलित हुआ है। इसीलिए कविता जो है मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। आज विडंबना है कि हम उन कविताओं के पीछे दौड़ रहे हैं जिनमें संस्कारों की थोड़ी भी खुशबू नहीं है, और हम कविता के नाम पर शोर के पीछे दौड़ रहे हैं, कोलाहल के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। और यही स्थिति हमें आज मनुष्यता को ठोकर मार रही है, और हमारी जो संस्कृति है वो दिन पर दिन विचलित होती जा रही है। मित्रों, हम जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं हमें पता नहीं है वो मिल जाने पर हम कितना पूर्ण महसूस करेंगे, या हमें कौन सी सफलता मिल जाएगी, या हमें कौन सी मंजिल मिल जाएगी, इसका हमें अनुमान नहीं है। लेकिन हम दौड़ रहे हैं, और इस दौड़ में हम ये भी भूल रहे हैं कि हमने पीछे क्या छोड़ दिया है। मंजू जी की रचनाएं हमें रोकती हैं, इस दौड़ से रोकती हैं, इस अंधाधुन दौड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाती है। मंजू जी की रचनाएं इस बात को हमारे सामने रखती हैं कि आप जो दौड़ रहे हैं वहां पर कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको उन चीजों को साथ लेके दौड़ना है
जो हम पीछे छोड़ते आ रहे हैं। तो इनकी कविताएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का एक प्रयास है। मैं समझता हूँ, जो मैंने कविता की भूमिका भी लिखी है और हर कविता को मैंने पढ़ा है, और मुझे लगता है कि अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास मंजू जी ने किया है। मित्रों, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मिलनसार अहमद जी और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी ने कृति के बारे में विस्तार से बताया, और हमारे समीक्षक केशव कर्ण जी ने उसके अंतर्मन में जाकर कविताओं के तंतुओं के बारे में भी बहुत कुछ बताया और उस पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत की। मैं समझता हूँ इसके बारे में अगर पुस्तक के बारे में ज्यादा बोलूं तो ये उचित नहीं होगा, वो दोहराने का काम हो जाएगा। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो अंतर्मन का मोती है वो है क्या आखिर। मित्रों, जब स्वाति की बूंद सीप के अंतर्मन को छूती है तो एक चमत्कार होता है, एक अद्भुत चमत्कार होता है। वो द्रव कठोर मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये होता कैसे है, इसके पीछे कारण क्या है, आज हमें ये सोचना है। ठीक उसी तरह जब हमारी अनुभूतियां हमारी चेतना को स्पर्श करती है तो कविताओं का प्रस्फुटन होने लगता है, मन से मोती निकलते हैं, और इसीलिए कविताएं मोती की तरह ही पवित्र, पावन, मूल्यवान और प्रभावी होते हैं। मंजू जी की काव्य कृति अंतर्मन के मोती अनुभूतियों के धरातल पर उगी हुई उनकी चेतना का जीवंत विस्तार है। उनकी कविताएं संवेदनाओं की सहज प्रतिध्वनि है। चटकती धूप की तरह उनकी रचनाएं जीवन के विविध रंगों में गुथी हुई है। मुझे विश्वास है कि अंतर्मन के मोती का जादू पाठकों के मन को अवश्य स्पंदित करेगा और एक स्वस्थ समाज और देश के निर्माण की दिशा में अपनी महती भूमिका निभाएगा। मैं पुनः डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को पुस्तक के लोकार्पण पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी उनके अंतर्मन से इसी तरह समाज को एक दिशा देने वाले मोतियों का प्रकाश प्रज्वलित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञान जी, इतना सुंदर अध्यक्षीय उद्बोधन, आपका हार्दिक आभार। मित्रों, हम पुस्तक लोकार्पण के इतने सुंदर आयोजन के अंतिम पड़ाव पर हैं। मंजू गुप्ता जी के लिए कुछ और शुभकामना संदेश हमें मिले हैं। मैं अभिनव शंकर जी से अनुरोध करूंगी कि वो इन संदेशों की एक और झलक पटल पर संप्रेषित करें। अभिनव शंकर जी, आप एक और झलक इन शुभकामना संदेशों की हमें इस मंच पर दिखाइए। जी। अंतर्मन के मोती डॉक्टर मंजू गुप्ता जी का प्रथम काव्य संग्रह है। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें मंजू जी ने अपनी विभिन्न भावनाओं को एक मंदाकिनी की भांति प्रवाहित किया है। सुमधुर स्वर की स्वामिनी डॉक्टर मंजू गुप्ता जब स्वरचित सृजन को अपने स्वर देती हैं तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। मैं पुनः डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को उनके प्रथम काव्य संग्रह अंतर्मन के मोती के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। रचना उनियाल, बेंगलोर से। अंतर्मन के मोती जो दिख रहा है उसमें काफी कुछ सच नहीं भी है, लेकिन अंतर्मन एक ऐसा जजीरा है जहाँ सच ही सच है। उसमें से कितना बाहर आता है ये कवि के अपने ऊपर निर्भर करता है। उनकी इमेजेस, उनका डिक्शन, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, ये सारे का सारा जितना मैंने देखा है बहुत अच्छा है, वेदनशील है। तो मंजू गुप्ता जी, मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ कि इससे आगे भी आपका कलम चलता रहे। आपके द्वारा रचित काव्य संकलन अंतर्मन के मोती का विमोचन 31 जुलाई को होने जा रहा है। इस अवसर पर आपको मेरी ओर से
बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं इस श्रेष्ठ काव्य कृति के प्रकाशन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस विमोचन समारोह में मैं आदरणीय डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ, समस्त शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि करते हुए उनकी रचनाएं काव्यात्मक सौंदर्य को अवश्य प्रकट करेंगे और जो रसज्ञ हैं, रस जानते हैं, कविता के मर्मज्ञ हैं, उनको भी आह्लादित करेंगे। नमस्कार। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को उनके प्रथम काव्य संग्रह अंतर्मन के मोती के प्रकाशन पर बहुत बहुत बधाई तथा उनका अभिनंदन। चाहे त्योहारों की महत्ता हो या मौसम, हर एक को बड़ी ही सहजता से और निपुणता से उन्होंने वर्णित किया है। अंतर्मन के मोती निसंदेह अनूठा काव्य संग्रह है। मैं मंजू जी को, मेरी प्रिय सखी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रिय मंजू जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है ये जानकर कि आपके रचना अंतर्मन के मोती का विमोचन 31 जुलाई को है। अतः इस शुभ अवसर पर हमारी और हमारी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार मंजू, आपके प्रथम काव्य संकलन अंतर्मन के मोती का विमोचन समारोह है। जानकर बहुत खुशी हुई। आपको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। भाभी जी, एन अकम्प्लिश्ड पोएटेस, अंतर्मन की संवेदनशील भावनाओं की प्रस्तुति का प्रथम प्रयास बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। अनेकानेक शुभकामनाएं। आपसे अन्य कृतियों की भविष्य में अपेक्षा करते हुए राजीव। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज डॉक्टर मंजू गुप्ता जी द्वारा रचित उनका प्रथम काव्य संग्रह अंतर्मन के मोती का विमोचन इस मंच से किया जा रहा है। डॉक्टर मंजू जी मेरी भाभी हैं और हमारे परिवार में सबसे बड़ी हैं। उन्होंने पूरे परिवार को एक माँ की तरह स्नेह दिया है। जीवन के अपने इसी प्रकार के अनुभवों को जीवन की सच्चाइयों में पिरोकर उन्होंने काव्य रूप दिया है। हम देखते हैं कि उनकी प्रत्येक रचना में मानवता और समाज के प्रति एक संदेश देखने को मिलता है। इस अवसर पर मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। आज ये हमारे परिवार के लिए बेहद खुशी का मौका है कि परिवार के एक सदस्य ने अपनी भावनाओं को कविताओं के रूप में संकलन कर एक पुस्तक का रूप दिया है। और आज उनके अंतर्मन के मोती हम, आप और सभी के समक्ष एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है। मैं उनकी इस काव्य संकलन के लिए ढेरों बधाई व अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अंतर्मन के मोती के प्रकाशन पर मैं अपनी भाभी जी डॉक्टर मंजू गुप्ता को हार्दिक बधाई देती हूँ। उनकी रचनाओं में उनकी आत्मा, उनकी भावना है, उनकी अनकही व्यथा का समावेश है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंतर्मन के मोती लोगों के दिलों को छूते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी। नमस्ते जी, बहुत सुनकर खुशी हो रही है कि आपका पहला काव्य संकलन का विमोचन 31 जुलाई को होने वाला है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। I wish all of you the very best of luck. Thank you. थैंक यू। हार्दिक शुभकामनाएं। अनेक पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में कविताएं प्रकाशित होने के बाद आज उनका ये संग्रह अंतर्मन के मोती हमारे समक्ष है। इसमें पिरोए गए मोती उनके व्यक्तित्व, हृदय एवं वाणी के अनुरूप ही निर्मल होंगे। इसी आशा के साथ आज समस्त परिवार उनको पुनः शुभकामनाएं देता है और इस काव्य संग्रह की सफलता की कामना करता है। सभी उपस्थित आदरणीय जनों को हमारा सादर नमस्कार। मम्मी साहित्यकार होने के साथ साथ एक ममतामयी व सफल माँ भी हैं। हम सभी सदैव उनके जीवन व उनकी रचनाशीलता से प्रेरणा लेते रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह अपनी साहित्यिक यात्रा में सफलता के नित नए आयाम स्थापित करें और आने वाले समय में और भी काव्य संग्रहों के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपना योगदान देती रहें।
मामी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। हम सबका सपना होता है कि हमारी कोई कृति प्रकाशित हो, पर ये सपना बहुत ही कम का पूरा हो पाता है। ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे परिवार में से किसी की पुस्तक प्रकाशित हो रही है। मैं कामना करता हूँ कि आपकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हों। ये हमारे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कविताएं हम सबको सही दिशा दिखाएंगी। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, मैं रूपाली सिंघल, डॉक्टर मंजू गुप्ता की छोटी दिव्यांग हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी भाभी और उनकी पहली किताब के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। ये पुस्तक एक पुस्तक नहीं है, बल्कि भाभी के संपूर्ण जीवन की दास्तां है जो छोटे छोटे मोतियों में पिरोई हुई है। हमें इसे पढ़ने में इतना आनंद आया मानो जीवन के हर पल को हमने जी लिया हो। एक वो है जो सुरों की मलिका लता कहलाती है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे बीच हिंदी और कविताओं की मलिका डॉक्टर मंजू गुप्ता लता भी हैं, जिन पर हम सबको बहुत गर्व होता है। मुरादाबाद से मैं डॉक्टर वी के वत्स तथा मेरी पत्नी डॉक्टर मालती वत्स आपके द्वारा भेजी हुई कविताओं को पढ़ते रहते हैं, पर अब आपके काव्य संग्रह अंतर्मन के मोती को पढ़कर बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। कविता के पीछे छिपा मर्म अगम और अगोचर जैसा है। अंतर्मन के मोती पिरोती डॉक्टर मंजू गुप्ता जी की रचनाएं भावों का सहज उद्वेलन व उसकी सहज अभिव्यक्ति है। प्रकाशन के क्षेत्र में डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई एवं काव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होने के लिए अनंत शुभकामनाएं। आज के लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी आपके बुक लॉन्च के लिए। आप ऐसे ही खूब सारी कविताएं लिखती जाइए और लोगों को इंस्पायर करती जाइए। मैं हमेशा से आपकी नंबर 1 सपोर्टर रही हूँ और हमेशा नंबर 1 फैन रहूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई लव यू। धन्यवाद अभिनव जी। शुभकामनाओं के इतने प्यारे संदेशों के साथ अब हम मंजू गुप्ता लता जी की काव्य कृति अंतर्मन के मोती के लोकार्पण कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। मंजू जी, मेरा बेटा और बहू कुछ 1 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। क्षमा चाहूंगी आपको बीच में रोकने के लिए। अवश्य अवश्य जरूर। बस 1 सेकंड। स्वागत है आपका, स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते। हमें आज बहुत खुशी और हमेशा सपना आज हकीकत बन के अंतर्मन के मोती के रूप में हम सबके सामने हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप सब अपना समय निकाल कर यहाँ आए और हमारा उत्सवर्धन किया। धन्यवाद। क्या सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिनव शंकर। आज अभी अभी आपको देखने का मौका मिला, अब तक तो मैं सिर्फ फोन पर आपको सुन रही थी। बहुत अच्छा लगा और आज का ये कार्यक्रम मैं तो कहूंगी कि सफल रहा। आपकी मेहनत और आपका प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं नहीं 2 शब्द कह पाई। हाँ बोलिए जी। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। उर्मिला जी, हमने आपका वक्तव्य सुना। आपने अरविंद जी का बहुत ही सुंदर परिचय दिया है और जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई थी आपने बहुत अच्छी तरह निभाई और इससे ज्यादा हम आपको और भी सुनते रहेंगे, आगे भी हम सुनते रहते हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उर्मिला जी। बहुत अच्छा रहा आपका सहयोग। और इस वक्त मैं आदरणीय कृष्ण कुमार शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूंगी। आदरणीय कृष्ण कुमार शर्मा जी, धन्यवाद मैम। हम लोकार्पण कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और कृष्ण कुमार शर्मा जी से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पटल पर उपस्थित सभी सज्जन वृंद को मेरा सादर नमन। आज का यह कार्यक्रम विविधताओं से परिपूर्ण रहा, जिससे
निश्चित रूप से ही मां सरस्वती का आशीष मिला था। मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा, सदस्य साहित्य साधक मंच बेंगलुरु से आप सभी विद्वत जन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना कीमती समय निकालकर हमें धन्य किया। साहित्य साधक मंच बेंगलुरु के अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हुए हम सभी को यह पटल और अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मिलनसार अहमद जी एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी की गरिमामयी उपस्थिति को हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े ही सहज भाव से इस कार्यक्रम की उपस्थिति को स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा सा समय निकालकर हम सबका मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में पुस्तक लोकार्पण हेतु सभी मंचासीन अतिथियों का एवं पुस्तक समीक्षा के लिए आदरणीय श्री केशव कर्ण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मां सरस्वती की वंदना एवं भावगर्भित रचनाओं की रस सरिता से हम सभी के मन मंदिर को सराबोर करने के लिए आदरणीय डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लेखक परिचय हेतु डॉक्टर शशि मंगल जी तथा कुशल संचालन हेतु आदरणीय श्रीमती मंजू वेंकट जी का आभार व्यक्त करता हूं। तकनीक रूप से सहायता करने तथा कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े समिति के सभी सदस्यों का उनके अथक परिश्रम और समर्पण के लिए हृदय तल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक बार पुनः आप सभी उपस्थित मनीषियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हर पल ये तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। तेरे हर पल ये तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों से सामना हिम्मत से करना यारों, मुश्किलों से सामना हिम्मत से करना यारों। देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, वक्त भी तेरा गुलाम होगा। इसी संदेश के साथ पुनः आप सभी का एक बार आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी के इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के साथ, और सिर्फ सुंदर ही नहीं, एक सारगर्भित धन्यवाद ज्ञापन के साथ हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और कविताओं के सानिध्य में रहें। एक बार फिर डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी के अंतर मन के मोती इस पुस्तक के लोकार्पण पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं मंजू वेंकट आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सबका। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार।